हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कौन सा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है? तो कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिस पे आपका ओनरशिप हो, जिसका टाइटल आपके पास हो, आप उसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? अब ओनरशिप के लिए क्या-क्या एसेंशियल है, क्या-क्या ज़रूरी है, कैसे आपको पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप उसके पास है या टाइटल उसके पास है? तो ओनरशिप के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सबसे पहला राइट टू पोजेसन, आपके पास पोजेसन होना चाहिए। राइट टू एन्जॉयमेंट एंड यूज़, आपके पास वो प्रॉपर्टी होना चाहिए और आप उसका यूज़ करना चाहिए, एन्जॉयमेंट करना चाहिए। इसके बाद है राइट टू ट्रांसफ़र, आपको उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का अधिकार होना चाहिए। और फोर्थ है राइट टू डिस्ट्रॉय, अगर आपका प्रॉपर्टी आपका खुद का है, उसका ओनरशिप आपके पास है, अगर उसका टाइटल आपके पास है, तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहो, डिस्ट्रॉय करना चाहो, आप कर सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं ट्रांसफ़र के बारे में। ट्रांसफ़र कितने टाइप का होता है, प्रॉपर्टी कितने टाइप का होता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी कितने टाइप का होता है, तो जनरली प्रॉपर्टी 2 टाइप का होता है। एक होता है टेंजिबल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल का मतलब होता है जो दिखता है, विजिबल हो, ठीक है? जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, घर हो गया, तो ये होता है टेंजिबल प्रॉपर्टी। एक होता है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल का मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वो आपके माइंड में क्रिएट होता है। एग्जाम्पल फॉर, आपने कुछ स्टोरी बनाई मन में, वो भी प्रॉपर्टी है, उसको भी आप बेच सकते हो, उसको कॉपीराइट करा के उसका जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ये आपका अधिकार है। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो आपको फील हो, विजिबल हो, और इनटेंजिबल का मतलब होता है जो आपको दिखता नहीं है लेकिन वो भी एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे आपका कोई स्टोरी बनाया आपने, जैसे आपने कोई डिज़ाइन बनाया, जैसे आपने कोई आर्टिकल बनाए जिसका कॉपीराइट आप ले सकते हो, पेटेंट ले सकते हो आप, इसके बाद ट्रेडमार्क ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को डील करने के लिए हमारे पास सेपरेट एक्ट है जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट बोलते हैं, ठीक है? ये हो गया एक साइड। इधर है हमारे पास टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी में 2 टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं, एक होता है मूवेबल, दूसरा होता है इमूवेबल। मूवेबल का मतलब है जिसको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, ज्वेलरी हो गया, ये सब। दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो लैंड से अटैच हो, अर्थ से अटैच हो, ठीक है? जैसे पेड़ हो गया, वो जमीन के अंदर रहता है, आधा आधा बाहर रहता है, तो अटैच होता है। दीवार हो गया, कोई वॉल हो गया, घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कवर होता है। तो हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो बेसिकली टेंजिबल प्रॉपर्टी से डील करता है, जिसके अंदर मूवेबल और इमूवेबल दोनों कवर होते हैं। 99% हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही डील करता है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी को भी कवर किया गया है, ठीक है? अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र के बारे में। ट्रांसफ़र जो होता है वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र, दूसरा होता है कंडीशनल ट्रांसफ़र। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको ज़मीन का कागज़ बना के दे दिया, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया, आप अपने घर, मैं अपने घर, ये होता है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र। एक होता है कंडीशनल ट्रांसफ़र विद कंडीशन, अगर आपने कोई कंडीशन फुलफ़िल करा तब वो जो है ट्रांसफ़र फुलफ़िल होगा। तो पहला होता है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, और दूसरा होता है कंडीशनल ट्रांसफ़र जो विद कंडीशन ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है? अब हम आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये आया था आपका 17 फरवरी 1882 को, और ये कमेंस हुआ था 1 जुलाई 1882 को। इसके अंदर टोटल 8 पार्ट हैं और इसके अंदर टोटल सेक्शन 137 है, ठीक है? इसमें पार्ट 1 में प्रिलिमिनरी चैप्टर है, पार्ट 2 में रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र है, इसके बाद पार्ट 3 में सेल्स के बारे में है, पार्ट 4 में मॉर्गेज के बारे में है, पार्ट 5 में लीज़ के बारे में है, पार्ट 6 में एक्सचेंज के बारे में है, पार्ट 7 में गिफ्ट के बारे में है, और पार्ट 8 में एक्शनेबल क्लेम के बारे में है। तो चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 8 तक, पार्ट 3 से पार्ट 8 तक
मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है, जिसमें सेल है, मॉर्गेज है, लीज़ है और आपका गिफ्ट है, एक्सचेंज है और एक्शनेबल क्लेम है। अब मैं बात करने वाला हूँ पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में सेक्शन 1 to 4 के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसका नाम है प्रिलिमिनरी, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि ये एक्ट का नाम क्या होगा, इस एक्ट का एक्सटेंड कहाँ तक हो गया, ये एक्ट कमेंस कब हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पार्ट 2 में सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 53A तक का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या रूल है, क्या क्या रेगुलेशन है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें कुछ प्रिंसिपल भी बताए गए हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है एसेंशियल ऑफ वैलिड ट्रांसफ़र के लिए कि भाई क्या क्या होगा वैलिड ट्रांसफ़र के लिए एसेंशियल। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है कि पार्टी जो होगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जो भी पार्टी इसमें ट्रांसफ़र करने वाला है, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे कोई कर रहा है, वो लीगल एज का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, विद कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। कोई फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन नहीं होना चाहिए, कोअर्जन नहीं होना चाहिए। तो ये पहले होना चाहिए। इसके बाद 2 पार्टी ज़रूरी है, 2 या 2 से अधिक पार्टी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए जो इस एक्ट के अंदर गवर्न न करता हो, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी नहीं है और फिर भी हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी को जो है एग्जिस्ट होना चाहिए। इसके बाद कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए। जो रियल रेट है, जो वैलिडिटी है कंसिडरेशन का, वो एकदम वैलिड होना चाहिए। इसके बाद जो भी बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है वो लिविंग होना चाहिए, ठीक है। जो भी व्यक्ति ले रहा है या दे रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मानना है कि वो ज़िंदा होना चाहिए। मरे हुए व्यक्ति को ना आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना वो आपको कुछ ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये हो गया एसेंशियल। इसके बाद है आपका कुछ प्रिंसिपल जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया गया है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट पेमेंट हो गया, इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफ़र हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ अनस्टेबल ओनर हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में प्रावधान किया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसका लिटिगेशन पेंडिंग है, जिसका मैटर कोर्ट में है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का मतलब है कि कोई भी ओनर है किसी प्रॉपर्टी का, अगर कोई भी बंदा उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है, उसके बदले में उसको अगर कुछ अमाउंट दिया जाता है, तो वो ओनर जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अमाउंट ले ले और प्रॉपर्टी छोड़ दे, या तो वो अमाउंट को कैंसिल करके वो अपना प्रॉपर्टी रखे। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब है कि कोई भी ट्रांसफ़र जब होता है तो कभी कभी क्या होता है, उसमें कुछ पार्ट पेमेंट किया जाता है और ओनरशिप के बदले कुछ डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर, मैंने ए से प्रॉपर्टी ख़रीदा, मैंने ए को 5 लाख रुपए दिए और बोला कि 5 लाख जब तुम प्रॉपर्टी के कागज़ दे दोगे तब मैं दे दूंगा। तो वो 5 लाख मैंने उसको दे दिए, उसके बदले में उसने मुझे पोजीशन दे दिया, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बनाया है। तो ये हो गया पार्ट परफॉर्मेंस। जैसे ही मैं उसको पूरे पैसे दे दूंगा, वो मुझे डॉक्यूमेंट बना के दे देगा, हम और वो दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब है कि अभी जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो पार्टली हुआ है। उसने अभी सिर्फ मुझे पोजीशन दिया है, डॉक्यूमेंट नहीं दिए, मैंने अभी पूरे अमाउंट उसको ना दे के आधा ही दिया है, ठीक है। इसके बाद है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफ़र। जब कोई फ्रॉडुलेंटली किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तो ये डॉक्ट्रिन उससे डील करता है। इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब है कि जो रियल ओनर नहीं है लेकिन लुक लाइक ओनर, ठीक है। कोई भी पोजीशन पे कोई बंदा रह रहा है और ज़माने से रह रहा है, उसको सबको पता है कि वही ओनर है, देखभाल करता है, रह रहा है, तो उसी का होगा ना, लेकिन रियल ओनर वो नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो उसको जो रियल ओनर होता है उससे उसको कंसेंट लेना होता है, तब वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब होता है कि जो रियल ओनर नहीं है लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि वही रियल ओनर है। इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टॉपल।
डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टॉपल का मानना यह है कि आपने जब किसी को एक बार लीगली ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया है तो आप बाद में उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। बाद में आपका कोई भी रीज़न हो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस का मतलब ये होता है कि जब कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो ये माना जाता है, ये लॉ प्रिज्यूम करता है कि आप उस प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी जुटा लिए हैं, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी किसका है, लीगल है या नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, प्रॉपर्टी का लंबाई चौड़ाई क्या है, रियल मार्केट प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होता है तो इसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस, ठीक है। इसके अंदर दो नोटिस होता है, एक होता है एक्चुअल नोटिस, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। एक्चुअल नोटिस का मतलब होता है कि आपको जब किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीदी तब आपको उसने सब कुछ बताया कि ये प्रॉपर्टी के बारे में ये डेटा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है कि भाई लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको सारी जानकारी है, ठीक है। अगला डॉक्ट्रिन है अनबॉर्न चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मानना है कि कोई भी प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति के सामने या उसी व्यक्ति से ट्रांसफ़र किया जा सकता है जो जिंदा हो, ठीक है। तो अनबॉर्न चाइल्ड को लिविंग तो नहीं माना जा सकता क्योंकि वो पेट में है, पेट से बाहर आएगा तब उसको माना जाएगा कि वो लिविंग है, करेक्ट। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, और मेरा बच्चा अभी वो अपने माँ के पेट में है तो मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँगा? तो मैं उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र ना करके मैं किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है। और उनको बोल दूंगा कि भाई अगर मैं ना रहूं तो ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को ट्रांसफ़र कर देना जब वो जन्म लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में प्रावधान किया गया है। अभी नेक्स्ट आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में बताया गया है सेल के बारे में। सेल का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसका आप ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो विद कंसिडरेशन, पैसा लेके जब आप किसी को कुछ ट्रांसफ़र करते हो तो उसको बोला जाता है सेल, ठीक है। अब सेल का एसेंशियल क्या है कि भाई पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, कंसेंट के साथ होना चाहिए, ये हो गया उसका। पार्ट 4 में बताया गया है मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज का मतलब है कि जब आप किसी से कोई लोन लेते हो तो लोन के बदले आप कोई सिक्योरिटी के तौर पर कोई प्रॉपर्टी रखते हो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मॉर्गेज। इसमें मॉर्गेजर के राइट ड्यूटी पूछे जाते हैं, एसेंशियल पूछे जाते हैं। तो एसेंशियल क्या होगा? कॉम्पिटेंट होना चाहिए वगैरह वगैरह। पार्ट 5 में बताया गया है लीज के बारे में। लीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। कि मेरा प्रॉपर्टी है मेरे पास, मैं उसको किसी बैंकर को 10 साल के लीज पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेरे प्रॉपर्टी का एंजॉय करेगा, मैंने उसको ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो वो उसके लिए हम कुछ कंसिडरेशन लेके वो राइट टू यूज का उसको अधिकार दे देते हैं। इसके बाद आता है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कि एक प्रॉपर्टी ले एक प्रॉपर्टी दे, मतलब एक प्रॉपर्टी को लेने और देने का जो एक्सचेंज होता है ना, बदलना। मैं मेरा मलाड का प्रॉपर्टी मेरे दोस्त को दे रहा हूँ और मैं उसका प्रॉपर्टी चर्च गेट वाला मैं ले रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा हूँ? मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सचेंज में हमेशा याद रखना कि फुल्ली अमाउंट कंसिडरेशन नहीं होगा, उसमें थोड़े बहुत हो सकते हैं। जैसे मैंने चर्च गेट का प्रॉपर्टी लिया, उसका कीमत 1 करोड़ था, मैंने उसके बदले मलाड का प्रॉपर्टी दिया, इसका कीमत 80 लाख है, ठीक है। तो मैं 20 करोड़ का आदान प्रदान कर सकता हूँ, लेन देन 20 लाख का हो सकता है, लेकिन फुल्ली अमाउंट हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर फुल्ली अमाउंट हो जाएगा तो फिर वो सेल हो जाएगा, राइट। तो एक्सचेंज का मतलब है कि सामान के बदले सामान, उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट हो सकता है अगर प्रॉपर्टी महंगा और सस्ता हो तो। पार्ट 6 में एक्सचेंज था। पार्ट 7 में गिफ्ट के बारे में बताया गया है। गिफ्ट के बारे में ऐसा है प्रोविज़न कि आपको किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना है तो वो विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। आपने उससे कुछ नहीं लिया है और तब आप उनको ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो होता है गिफ्ट। पार्ट 8 है लास्ट, जिसमें बताया गया है एक्शनेबल क्लेम के बारे में। एक्शनेबल क्लेम का मतलब कोई ऐसा क्लेम जिस पे आप एक्शन ले सकते हो। जैसे ए ने बी से 5,000 रुपये लिया, अब वो ए जो है बी को पैसा रिटर्न नहीं दे रहा है, तो बी क्या करेगा? कोर्ट जाएगा, कोर्ट में वो अपने क्लेम के लिए एक्शन ले सकता है, तो इसी को एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है।
तो उम्मीद है मैंने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सारे पार्ट के बारे में बता दिया और सारे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र के बारे में बता दिया। थैंक यू सो मच।